Now we do this theorem. The algebraic sum of resolved parts of any number of coplanar concurrent forces in any direction in the plane of forces is equal to the resolved part of the resultant in that direction. तो जो ये रिजल्ट हमने पहले दो फोर्सेस के लिए प्रूव किया था कि रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इज in the direction is equal to the algebraic sum of the resolved parts of the forces in that direction. तो हम ये रिजल्ट मोर देन टू फोर्सेस के लिए करेंगे तो वो रिजल्ट सेम रहेगा कि जो रिजोल्व पार्ट है resolved part algebraic sum of the resolved parts of any number of forces in any direction is equal to the resolved part of the resultant in that direction. तो हमने ये किया, ये हम डायरेक्शन ले लेते हैं OX एंड ये फोर्सेस ले लेते हैं F1, F2, F3 एंड सो ऑन अप टू Fn. ये नंबर ऑफ फोर्सेस ले लेते हैं हम. So these are coplanar forces acting at the point O and OX be any given direction. Now we use the principle of mathematical induction to prove this result. For n is equal to 2 by last theorem result is true. क्योंकि दो के लिए तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं. कोई अगर दो फोर्सेस लें कि जो रिजल्टेंट का रिजोल्व पार्ट है, रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ टू जो दो फोर्सेस हैं. ठीक है, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2. तो अब हम नेक्स्ट करेंगे. तो n इज इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट प्रूव हो गया. नाउ assume that result is true for n is equal to m. Therefore let Rm minus 1 is the resultant of forces F1, F2, Fm. Therefore by assumption m forces के लिए हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया. तो by assumption resolved part of Rm minus 1 in the direction of OX is equal to algebraic sum of resolved parts of Fi's in OX direction where I vary from 1 to m. तो m के लिए हमने रिजल्ट प्रूव अज्यूम कर लिया. अब हम प्रूव करेंगे फॉर m प्लस 1. Now consider the forces F1. Now consider the forces F1, F2, Fm plus 1. तो m के लिए हमने अज्यूम किया, m प्लस 1 के लिए हमने अब प्रूव करना है. तो हमने m प्लस 1 फोर्सेस ले ली. लेट Rm बी देयर रिजल्टेंट. इनकी रिजल्टेंट हमने ले ली Rm. तो Rm तो फिर Rm रिजल्टेंट किसकी होगी? ये सभी इनकी रिजल्टेंट Rm माइनस 1 है. तो एक फोर्स बच गई ये वाली. तो इस करके Rm इज द रिजल्टेंट ऑफ Rm माइनस 1 Fm प्लस 1 बिकॉज दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस. तो ये दो फोर्सेस में कन्वर्ट हो गया रिजल्ट. तो दो फोर्सेस का हमने रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि रिजोल्व पार्ट ऑफ Rm along OX is equal to resolved part of Rm minus 1 along OX प्लस रिजोल्व पार्ट ऑफ Fm प्लस 1 along OX. तो दो फोर्सेस के लिए हमारा रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव्ड है. तो हमने प्रूव कर दिया
resolve part of Rm along OX is equal to resolve part of Rm minus 1 along OX and resolve part of Fm plus 1 along OX. तो Rm माइनस 1 का रिजोल्व पार्ट अलॉन्ग OX, Rm माइनस 1 किसका, Rm माइनस 1 किसकी रिजल्टेंट है, इनकी. तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस रिजल्ट बाय अजम्पशन हमने m के लिए n इक्वल टू m के लिए अज्यूम किया है ना कि जो रिजल्ट है ट्रू है. तो रिजोल्व पार्ट ऑफ Rm minus 1 along OX is equal to sum of the resolved parts of these forces along OX. This is by assumption. For n is equal to m, result is true. Plus ये resolved part of Fm plus 1 along OX. तो इन सारों को कंबाइन कर दिया. This is the sum of resolved parts of F1, Fm and Fm plus 1 along OX. तो resolved part of Rm along OX is equal to sum of resolved parts of these forces along OX. Therefore, result is true for n is equal to m plus 1. Therefore, by mathematical induction, result is true for n greater than or equal to. Now we do this question. A 100 kg weight force is resolved into two components inclined at angle of 45 and alpha. तो ये 100 kg फोर्स है, इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, एक P कंपोनेंट में, एक 100 kg कंपोनेंट में. जो P कंपोनेंट है 100 kg के साथ 45 का एंगल बनाता है, ठीक है, एट 45 एंड अल्फा. और दूसरा कंपोनेंट है वो इसके साथ अल्फा का एंगल बनाता है 100 kg फोर्स के साथ. इफ द लेटर कंपोनेंट मींस जो 100 kg फोर्स है वो इज ऑफ मैग्नीट्यूड 100, डिटरमिन अल्फा फाइंड करना है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर कंपोनेंट्स मींस जो पी फोर्स है हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है. तो हमने एक पी फाइंड करना है और अल्फा फाइंड करना है. तो जो ये कंपोनेंट है हमारे पास फार्मूला क्या है, अगर एक फोर्स है P, एक फोर्स है Q और ये रिजल्ट है इनकी फोर्स है R के दो कंपोनेंट्स हैं, एक P एंड Q. P R के साथ अल्फा का एंगल बनाता है और दूसरा कंपोनेंट एंगल बनाता है B. तो P की वैल्यू कितनी आती है, P इज R sine of the other angle divided by sum of the angles. तो ऐसे आएगा कि जो भी कंपोनेंट हमने निकालना है दैट इज R मल्टीप्लाइड बाय अदर एंगल, साइन ऑफ दी जो अदर कंपोनेंट R के साथ एंगल बनाता है, साइन ऑफ दैट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सम ऑफ दी एंगल्स. यही फार्मूला Q के साथ लगेगा. Q इज इक्वल टू आएगा R साइन अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा. मतलब कि अदर ऊपर जो लिख रहे हैं वो अदर कंपोनेंट का एंगल लिखना है, ठीक है. तो इस तरह से हम अगर इस कंपोनेंट को लिखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, मान लो ये कंपोनेंट है ये, इसकी तो 100 R की जगह पे 100 आएगा और साइन ऑफ द एंगल, क्योंकि ये कंपोनेंट लिख रहे हैं तो एंगल दूसरे कंपोनेंट वाला आएगा 45, साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन सम ऑफ द एंगल्स, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा साइन 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन 45. साइन 45 इज 1/√2. तो सो वी हैव साइन 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 के बराबर आ जाएगा. सो साइन 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन 45. तो यहां से हम लेंगे 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 45 और 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 135. तो इसका रिजल्ट ऐसे भी आ जाता है साइन 90 प्लस 45, ठीक है. तो अगर 90 प्लस 45 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस
45, तो cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। ठीक है, तो इस केस से इसको हम 135 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ से अल्फा की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो हम क्लेम करेंगे अल्फा 0 नहीं है, अब क्योंकि अगर अल्फा 0 हो गया तो p की वैल्यू क्या लिखेंगे, 100 अदर एंगल साइन ऑफ अल्फा ओवर साइन 45 प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू तो अगर 0 लेंगे तो आंसर p की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है। पर हमने p 0 तो लेना नहीं है, इसका मतलब हमें अल्फा 0 नहीं लेना है, अल्फा को हमने 90 डिग्री ले लेना है। ठीक है, तो अल्फा 90 आ गया, तो अल्फा 90 इस रिजल्ट में पुट कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी साइन 90 ओवर साइन 135। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 100/1/√2, दैट इज 100√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। तो हमने अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली और p की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, द रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 32 न्यूटन इन ए डायरेक्शन इज 16n। तो ये क्योंकि रिजोल्व पार्ट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स होते हैं, पर वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो आर कोई फोर्स लेंगे, इसके रिजोल्व पार्ट्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होंगे। तो 32 फोर्स दी गई है, उसका रिजोल्व पार्ट हमें OX डायरेक्शन को हम सपोज कर लेते हैं, जो डायरेक्शन गिवन है इन ए डायरेक्शन वो हम OX एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो उसका कंपोनेंट है, रिजोल्व पार्ट है 16n उस डायरेक्शन में। तो हमने ये अल्फा फाइंड करना है कि उसकी इंक्लिनेशन फाइंड करनी है, इस 16n की 32 के साथ कितनी इंक्लिनेशन है, कितना एंगल बनाती है, और दूसरा रिजोल्व पार्ट फाइंड करना है। तो जब भी रिजोल्व पार्ट की बात करनी है तो हमें एक रिजोल्व पार्ट दिया, दूसरा तो उसके परपेंडिकुलर ही हमने लेना है, क्योंकि जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में जो परपेंडिकुलर होते हैं तो वो रिजोल्व पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो 32 का रिजोल्व पार्ट है, तो ये बनेगा 16 किसके बराबर आ जाएगा, 32 cos अल्फा। क्योंकि हमने जो रिजल्ट किया था तो हम ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि अगर कोई फोर्स F है वो OX के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो रिजोल्व पार्ट ऑफ F इन OX डायरेक्शन इज F cos अल्फा एंड रिजोल्व पार्ट of F in OY direction is F cos of the angle, cos π/2 माइनस अल्फा। तो रिजोल्व पार्ट होता है F cos of this angle। इसी तरह इसका रिजोल्व पार्ट इधर आएगा F2 π/2 माइनस अल्फा। तो F का इधर जो रिजोल्व पार्ट आएगा वही आएगा F गुना cos of the angle, F गुना cos of the angle। पर जो ये बनेगा F sin अल्फा बन जाएगा। तो ये रिजोल्व पार्ट आएंगे हमारे पास। तो यही हम यूज कर रहे हैं। 32 का इस डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट कितना आएगा, 32 cos अल्फा, पर वो किसके बराबर गिवन है, 16 के बराबर। देयरफॉर cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने अदर रिजोल्व पार्ट फाइंड करना है। अदर रिजोल्व पार्ट इज 32 sin अल्फा यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, sin 60, this is 32 multiplied by √3/2
equal to 16 root 3. This completes the proof of the question.